डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का विषय भूगोल का पहला यूनिट और पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, 12वीं कक्षा में आपको भूगोल दो भागों में पढ़ना है, मानव भूगोल और भारत का भूगोल। हम पहले मानव भूगोल की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं भूगोल क्या चीज है। तो भूगोल, भू और गोल दो शब्दों का मेल है इसमें। भू मतलब भूमि, गोल मतलब आप समझते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द होता है जियोग्राफी, जो दो शब्दों के मेल से बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। अतः जियोग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। जियोग्राफी यानी भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका संबंध सागर की अनंत गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक है। वन, पर्वत और जंगल से लेकर शनि और मंगल से है। मनुष्य के जीवन के अधिकांश क्षेत्र भूगोल से कहीं न कहीं प्रभावित हैं। तो आइए हम भूगोल की परिभाषा को अति संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान प्राप्त होता है। भूगोल दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल की जानकारी आप 11वीं कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ चर्चा हम मानव भूगोल की करेंगे। हम एनसीईआरटी के सिलेबस और बिहार बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये लेक्चर तैयार किए हैं और इस तरह का लेक्चर बनाए हैं कि आपको विषय वस्तु की जानकारी तो मिल ही जाए, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी जानकारी मिल जाए। इसलिए अंत में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दे दिए हैं और आप इस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि एक नए अंदाज में हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। आपसे यही कहेंगे कि आइए मेरे साथ कुछ नई बात हो, जो अब तलक न हुई अब वही बात हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे चर्चा का विषय रहेगा मानव भूगोल। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक ढंग से दिया है। हम कुछ परिभाषाओं की चर्चा यहाँ पर आपके साथ करेंगे। पहली परिभाषा रैटजेल की लेते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल को वर्तमान भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। इस पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है
कि वर्तमान भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो वहां पर आप रैटजेल विकल्प को चुनते हैं। इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। आगे बढ़ते हैं, और रैटजेल के ही एक शिष्या थी, स्टूडेंट थी, जिनका नाम सैंपल है, और सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव मन के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसे एक बार और सुने। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी कि पृथ्वी पर कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है और मानव का मन भी चंचल होता है, और दोनों के मनुष्य के चंचल स्वभाव और पृथ्वी में बदलाव की गुंजाइश के कारण जो पारस्परिक बदलते हुए रिश्ते होते हैं, उन्हीं मानव और धरती के बदलते हुए संबंधों का अध्ययन भूगोल करता है। एक और परिभाषा लेते हैं, बिडाल डी लॉस ब्लॉस। इनके अनुसार ये फ्रांसीसी विद्वान थे, और इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आप देख रहे हैं कि परिभाषाओं, जो तीनों परिभाषा हैं, इनमें कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों का सब्जेक्ट मैटर जो है, तीनों में जो मुख्य बात कही गई है, वो लगभग समान है। आइए आगे बढ़ते हैं और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या विषय वस्तु के प्रकार पर हम विचार करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि मनुष्य के चारों ओर का जो पर्यावरण होता है। पर्यावरण की परिभाषा आप जीव विज्ञान की किताबों में विस्तार से पढ़े हैं नीचे की कक्षाओं में, इसलिए हम इसको डिटेल नहीं समझा रहे हैं। तो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, ये पर्यावरण के दो विभाग होते हैं, और ये दोनों ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अब हम विचार करते हैं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। तो जैसा आप जानते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र के 5 प्रमुख अंग होते हैं। देखते हैं बारी बारी से इनको। पहला है किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता। दूसरा है उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है उस प्रदेश का सांस्कृतिक प्रतिरूप। चौथा है मानव वातावरण का समायोजन का रूप, और पांचवा है समय के साथ साथ कालिक विकास। यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन के 5 प्रमुख अंग इस प्रकार से होते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या क्या है और उसकी क्षमता क्या है, उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उस प्रदेश का सांस्कृतिक प्रतिरूप कैसा है, और मानव वातावरण के साथ कितना एडजस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और समय के साथ साथ मनुष्य किस तरह का विकास करता है, किस तरह उसके विकास का ढांचा है, विकास की प्रक्रिया है। यह जो है मानव भूगोल के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं और मानव भूगोल के उप क्षेत्रों पर हम विचार करते हैं। तो मानव भूगोल को 5 उप शाखाओं में
विभाजित किया जा सकता है। पहली शाखा का नाम है सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक पहलुओं जैसे घर, रहन सहन, भोजन, धर्म व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा है आर्थिक भूगोल, जिसको इकोनॉमिकल जियोग्राफी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम आर्थिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है जनसंख्या भूगोल। इस उपशाखा के अंतर्गत मानव का विवरण, उसका जन्म व मृत्यु दर, वृद्धि दर, लिंग अनुपात के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे चलकर कि कितने एक प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम लोग लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। जनसंख्या इत्यादि। जनसंख्या पर भी आपको पूरा यूनिट है, उसमें चैप्टर हैं, उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। ऐतिहासिक भूगोल, इस क्षेत्र के अंतर्गत अमुक भौगोलिक क्षेत्र के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे उस प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि हम भौगोलिक तथ्यों के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में समझते हैं। जैसे कोई पहाड़ आज वर्तमान स्थिति में है तो उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कितने दिन का है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो कब कैसे हुआ, इन चीजों को यानी कि अतीत से लेकर वर्तमान तक भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन इस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा उपक्षेत्र है जिसको हम लोग राजनीतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी कहते हैं। इसमें अनेक समूहों के राजनीतिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व प्रादेशिक नियोजन, सीमा विवादों का अध्ययन ये सब किया जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे चलकर कि भारत को प्राकृतिक विभागों में भी बांटा गया है और भारत को राजनीतिक विभागों में बांटा गया है। तो इसका अध्ययन हम लोग भौगोलिक संदर्भ में करेंगे। जिस भौगोलिक परिस्थितियों को राजनीति ने प्रभावित किया है या जिससे राजनीति प्रभावित हुई है उसकी चर्चा हम लोग राजनीतिक भूगोल में करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले विचार बिंदु की ओर चलते हैं। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे मानव भूगोल की विचारधारा की। मानव भूगोल की विचारधारा को दो भागों में हम लोग बांट कर स्टडी करेंगे, प्राचीन विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। आइए सबसे पहले हम प्राचीन विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन विचारधारा में नियतिवाद आता है जिसको निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। नियतिवाद में मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। पर्यावरणीय कारक मानव के आचरण, निर्णय क्षमता तथा जीवन पद्धति को भी निश्चित करते हैं। नियतिवादी प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। इसमें मानव की भूमिका निष्क्रिय मानी जाती है। यानी कि नियतिवाद या निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, वह प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य को वैसा करने के लिए बाध्य करती है। इसमें मानव की, प्रकृति के अंतर्गत मानव की कोई भूमिका नहीं होती है। यह मनुष्य को निष्क्रिय मानकर चलता है। दूसरी विचारधारा है जिसका नाम है संभावनावाद। संभावनावादी विचारधारा ने नियतिवादी विचारधारा को नकारा है। यानी कि संभावनावाद निश्चयवाद या नियतिवाद का विपरीत विचारधारा है। संभावनावादी विचारधारा इस बात पर बल देता है कि मनुष्य प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। सर्वत्र संभावनाएं हैं।
मनुष्य संभावनाओं का स्वामी होता है। समाज के भीतर मानव समूहों के बीच अंतर पाया जाता है। ये विभिन्नताएं भौतिक पर्यावरण के दबाव का प्रतिफल नहीं है, अपितु दूसरे कारकों जैसे लोगों की मनोवृत्ति, मानव मूल्यों एवं आदर्शों का परिणाम है। यानी कि संभावनावाद कहता है कि प्रकृति मनुष्य को नहीं प्रभावित करती है, मनुष्य अपने ही स्वभाव के चलते, अपने ही प्रवृत्तियों के चलते बदलाव देखता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की नवीन विचारधारा की। इसमें पहला आता है कल्याणपरक विचारधारा। निर्धनता, विकास में प्रादेशिक असमानता, नगरीय झुग्गी झोपड़ियों और अभाव जैसे विषय भौगोलिक अध्ययन के विषय बन गए हैं। कल्याणपरक विचारधारा का मुख्य बिंदु यही है, कौन, सब, कहाँ, क्या पाया जाता है और कैसे, अर्थात इनकी भिन्नताओं का कारण मालूम होता है। यानी कि कल्याणपरक विचारधारा मनुष्य की समस्याओं और समस्याओं के कारण, उसके स्वरूप और उसके निदान की बात सोचता है। दूसरी विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा। इनमें मानव जागृति साधन, मानव चेतना और सृजनात्मकता के संदर्भ में मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल दिया जाता है। यह विचारधारा स्वयं मनुष्य पर केंद्रित होता है। नवीन विचारधारा में एक और विचारधारा की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है व्यवहारगत विचारधारा। व्यवहारगत विचारधारा का अध्ययन एक वैज्ञानिक उपागम है और इस विचारधारा का उद्भव 1970 के दशक में हुआ। इस विचारधारा ने मानव भूगोल के सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को जानने में सहायता किया, जिसके अंतर्गत बाह्य प्रभावों यानी कि पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया या व्यवहार का मापन और विश्लेषण किया जाता है। इसको और समझने का प्रयास करें। यानी कि व्यवहारगत विचारधारा एक वैज्ञानिक उपागम है और इस विचारधारा से मानव भूगोल के सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है और यह बाह्य प्रभावों यानी कि पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया या व्यवहार का मापन या विश्लेषण भी इसके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और मानव भूगोल की नवीन विचारधारा में एक और विचारधारा पर विचार करते हैं, जिसका नाम है नव निश्चयवादी विचारधारा। नव निश्चयवादी विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की विचारधारा। ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं और उनके अनुसार मानव निश्चित सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार पर्यावरण मानव की बुद्धि और कुशलता को प्रभावित करने में एक सीमा तक सक्षम होता है। इसलिए ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद का संशोधन करके उसे रुको और जाओ निश्चयवाद के रूप में नव निश्चयवाद का स्वरूप प्रदान किया। यानी कि नव निश्चयवादी विचारधारा दो विचारधाराओं का संगम है और इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। उन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया और उनका कहना था कि मानव निश्चित सीमा तक पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। एक विचारधारा कहती है कि मानव पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर सकता है और दूसरी विचारधारा कहती है कि मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है। एक विचारधारा कहती है कि मानव निष्क्रिय होता है, दूसरी विचारधारा कहती है कि मानव सक्रिय होता है। लेकिन यह विचारधारा बीच का रास्ता निकालता है
कहता है कि मानव प्रकृति में बदलाव कर तो सकता है, लेकिन उसकी एक निश्चित सीमा है। उस निश्चित सीमा में रहकर ही मानव प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। और एक तरह से निश्चयवाद का संशोधित रूप नव निश्चयवाद है। और इसका मुख्य संदेश है स्टॉप एंड गो डिटरनिज्म, यानी कि रुको और जाओ निश्चयवाद के रूप में इसको हम लोग मान सकते हैं। और यही नव निश्चयवाद का असली स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। अब हम विचार करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति पर। तो मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल भी एक विज्ञान है, लेकिन यह मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल विज्ञान मानव केंद्रित है, पूरा भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान नहीं है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित है। अब हम मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम पर विचार करेंगे। पहला होता है पारिस्थितिकीय उपागम, दूसरा होता है क्षेत्रीय उपागम, तीसरा होता है व्यवहार परक उपागम, चौथा होता है कल्याण परक उपागम, पांचवा होता है तंत्र उपागम। अब हम संसाधनों के वर्ग पर विचार करते हैं। विषय वस्तु पर आधारित संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भूमि, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, मत्स्य और वन्यजीव आते हैं। मानव संसाधन, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल एवं ज्ञान, अनुभव, ये सब चीजें आती हैं। सांस्कृतिक संसाधन, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक विरासत, धर्म, जाति एवं भाषा का अध्ययन किया जाता है। ये सांस्कृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको प्रश्नों की दुनिया में लिए चलते हैं और पहले सब लघुतरीय प्रश्न पर विचार करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। जहां पर हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की चर्चा किए हैं, आप वहां से इसका आंसर लिख सकते हैं आसानी से। इसी वीडियो को देखिएगा, आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की व्यवहारगत विचारधारा को परिभाषित करें। तीसरा प्रश्न है, नव निश्चयवादी विचारधारा की विवेचना करें। अगर विवेचना आएगी तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बारे में लिखने को आएगा छोटा मोटा तो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मानव भूगोल की संभववादी विचारधारा क्या है? निश्चयवादी विचारधारा क्या है? अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा लिखें, यह लघुतरीय प्रश्न में भी हो सकता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को लिखें, अगर ऐसा आएगा तो लघुतरीय, वर्णन करें तो दीर्घोत्तरीय। फिंच और त्रिवार्था ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को किन 2 भागों में बांटा है? अगर आप इसका डिटेल लिखेंगे तो लॉन्ग, नाम चर्चा करके छोड़ देंगे तो शॉर्ट। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का वर्णन करें, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों की चर्चा करें, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है? मानव भूगोल के अध्ययन के लिए 2 पुरानी और 2 नई विचारधाराओं का वर्णन करें। मानव भूगोल की विचारधारा के अंतर्गत जितने विचारधाराओं की हम चर्चा किए हैं सबको लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखें,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए मेरे अगले लेक्चर और अगले वीडियो का।